जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के नई सीरीज में जिसमें लोग पीटी 365 इकोनॉमी कर रहे हैं। तो हम लोगों ने पॉलिटी पूरा कर लिया था। आप लोग जाइए, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग पूरा का पूरा सीरीज देखिए और इसे भी हम लोग टॉप टू बॉटम एंड करने वाले हैं। यहाँ पॉइंट 1 से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से लेकर हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक को डील करने वाले हैं। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों मित्रों के साथ जो भी इस बार के यूपीएससी प्रीलिम्स या अन्य स्टेट के प्रीलिम्स भी देने वाले हैं, जैसे यूपी पीसीएस हो गया या फिर बिहार पीसीएस देने वाले हैं। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं और हमारे हमारे पॉलिटी के जरूर सेक्शन देखें। और विजय वाजीराम एंड रवि के भी करंट अफेयर हम लोगों ने कंटिन्यू किया हुआ है, तो उसे भी जरूर देखें। तो हम लोग शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। तो बस बिना कुछ समय के हम लोग ये शुरू करते हैं। बस फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर चीज़ डील करने वाले हैं। और हमारे चैनल पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूपीएससी के सारे रेलेवेंट टॉपिक मिलने वाले हैं, सारे करंट अफेयर मिलने वाले हैं जो कि पूरे एक साल में घटनाक्रम में हुए थे। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें और हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। पहला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। उसमें पहला न्यूज़ है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एस्टिमेशन इन इंडिया। तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंडिया रिकॉर्डेड रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 7.8% ड्यूरिंग द अप्रैल जून पीरियड ऑफ 2023-24। मतलब 2023-24 में 7.8 ग्रोथ दिखा रहा था रियल जीडीपी। फिर परसेंट जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया कैसे होता है परसेंट का, तो रियल एंड नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, तो MOSPI कैलकुलेट्स क्वार्टरली GVA ग्रोस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस। 2011-12 पे है, आप लोग जानते हैं रियल जीडीपी के लिए, एंड करेंट प्राइस नॉर्मल जीडीपी के लिए होता है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, तो रेशियो ऑफ नॉर्मल जीडीपी टू रियल जीडीपी। मतलब जो रेशियो दोनों का होता है नॉर्मल जीडीपी और रियल जीडीपी का, उसे ही जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। इट रिफ्यूज द इंक्रीज इन जीडीपी दैट हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइस रादर देन एन इंक्रीज इन आउटपुट। ठीक है, अगला है जीडीपी कैलकुलेशन अप्रोचेज। क्या है, तो प्रोडक्शन अप्रोच में क्या होगा, इट सम्स द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब हर स्टेट में जो वैल्यू एड होता है उसे जोड़ना। फिर इनकम अप्रोच क्या होता है, इट मेजर्स द टोटल इनकम अर्नड बाई द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब टोटल इनकम जो भी अर्न किया जाता है। और फिर एक्सपेंडिचर अप्रोच, इट मेजर्स द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई ऑल एंटिटीज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ड्यू टू वेरिएशन इन डाटा कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग देयर आर ऑफन गैप बिटवीन द थ्री अप्रोचेज विच इज कंसिडर्ड while मेकिंग द फाइनल कैलकुलेशन। मतलब कुछ कुछ डिस्पैरिटीज आती है जिसे फाइनल कैलकुलेशन में देखा जाता है। आगे देखते हैं जीडीपी कैलकुलेशन चेंजेस इंट्रोड्यूस इन 2014-15 में क्या क्या चेंज आया उसे देखते हैं। इन 2015 द सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस CSO इंट्रोड्यूस द न्यू सीरीज ऑफ नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स। द बेस ईयर ऑफ जीडीपी सीरीज वाज रिवाइव्ड फ्रॉम 2004-5 to 2011-12। बेस ईयर इज रिवाइज्ड पीरियडिकली टू टेक into account the structural changes which has been taking place in the economy and to depict a true picture of the economy. The new series incorporates the latest recommendation of System of National Accounts 2008, the international guidelines on compilation of national account. Why GDP is not very good maker to measure development? GDP क्यों नहीं है डेवलपमेंट का अच्छा मेजर, इसे देखते हैं। तो it does not take into account externalities such as crime, pollution, inequalities, and depletion of natural resources. It does not measure aspects like environmental protection, family belongings, bondings, etc. GDP also includes social negative activities if it generates economic output. Example, the money spent on repair work after the train crash is counted in GDP. Non-inclusion of social aspect of people's life such as state of health, quality of education, etc. चेंजेस विद करेंट जीडीपी कैलकुलेशन में क्या क्या चेंज हुआ, तो आउटडेटेड डाटा इन वेरियस सेक्टर था। फिर अकाउंटिंग ऑर्गेनाइज सेक्टर और हुआ क्या, एक्सक्लूजन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क लाइक हाउस होल्ड वर्क। और नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI। तो न्यूज़ में क्यों था, तो नीति आयोग रिलीज ए डिस्कशन पेपर टाइटल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005-6। द पेपर यूजेस नेशनल MPI फॉर एस्टिमेटिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। की फाइंडिंग ऑफ द डिस्कशन पेपर क्या है, तो स्टीप डिक्लाइन इन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो 29.17% इन 2014 टू 11.23% इन 2022-23। 24.82 करोड़ इंडियन स्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन लास्ट 9 years. Intensity of poverty is also declined, which shows that extent of deprivation among the deprived population is falling.
The pace of decline in poverty headcount ratio was much faster below between 2015-16 to 2019-21 compared to 2005-6 to 2015-16. Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha, and Rajasthan saw fastest reduction in the proportion of multidimensional poverty. तो आप लोग स्टेट ध्यान में रखिएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, ये 5 स्टेट ध्यान में रखिएगा. All 12 indicators saw a statistically significant reduction. Cooking, fuel, and housing have the greatest deprivation level of deprivation. Child and adolescent mortality, electricity, and bank account have the lowest deprivation level. India is on track to achieve SDG target 1.2, reducing multidimensional poverty by at least half, much ahead of 2023. About National MPI. First ever National MPI was released in 2021 based on data taken from NFHS4 under the government's Global Indices for Reform and Growth GIRG initiative. Niti Aayog is the nodal agency for MPI. GIRG monitors India's performance on various important social and economic parameters. Methodology using in computing India's national MPI. Alkir-Foster methodology. It identifies people as poor or not poor based on dual cut-off counting method. According to the AF methodology, an individual is considered MPI poor if their deprivation score equal or exceeds India's national MPI poverty cutoff of 33.33%. यहाँ पे डू यू नो में क्या देख लेते हैं यहाँ पे. The Akir-Foster AF method can show both the breadth या incidence and depth intensity of poverty. To identify the poor, the AF method counts the overlapping or stimulus deprivation that a person or household experience in different indicators of poverty. यहाँ पे सब इंडिसेस ऑफ द नेशनल एमपीआई क्या है, तो पहला है हेड काउंट रेशियो, हाउ मेनी आर पुअर, मतलब कितने लोग गरीब हैं. Proportion of multidimensionally poor in the population is arrived at by dividing the number of multidimensionally poor person by the total population. Intensity of poverty A क्या है, तो how poor are the poor, मतलब कितने गरीब हैं, गरीब लोग ही कितने गरीब हैं. Average proportion of deprivation which is experienced by multidimensionally poor individuals. To compare intensity, the weighted deprivation score of all poor are summed and then divided by the total number of poor people. MPI value is arrived at by multiplying the headcount ratio H and the intensity of poor A, reflecting both the share of people in poverty and the degree to which they are deprived. अगला indicators of India's national MPI. National MPI model retained the 10 original indicator of global MPI model and has added 2 indicators via material health and bank account. डायमेंशन है 12 इंडिकेटर जिसमें वेट है, और फिर हाउस होल्ड इज कंसिडर्ड डिप्राइव्ड ऑफ इफ. तो पहला हेल्थ, इसका 1/3 रेशियो है, न्यूट्रिशन में 1/6 रेशियो है. ए सिंगल मेंबर ऑफ हाउस होल्ड इज आइडेंटिफाइड एज अंडर नरिश्ड. बॉडी मास इंडेक्स ऑफ अ वुमेन 14 to 49 years or a man 15 to 45 years is below 18.5 kg per meter square. Any child between the age of 0 to 59 months is found to be undernourished. फिर है child and adolescent mortality 1/12. Any child or adolescent under 18 years of age has died in the household 5 years preceding the survey. अगला material health, maternal health 1/12. Any woman in the household who has given birth has not received at least 4 antenatal care visit 5 years preceding the survey. अगला एजुकेशन, इसका भी 1/3 शेयर है, इसमें ईयर ऑफ स्कूलिंग का 1/6 शेयर है. नॉट इवन वन मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड एज 10 years और ओल्ड हैज़ completed 6 years of schooling. अगला स्कूल अटेंडेंस 1/6. Any school age children is not attending a school up to the age at which he or she would complete class 8. अगला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसका भी शेयर 1/3 है. इसमें पहला कुकिंग फ्यूल, इसका शेयर है 1/21. अ हाउस होल्ड कुकिंग विथ डंग, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, स्क्रब्स, वुड्स, चारकोल और कोल. नेक्स्ट इज सैनिटेशन 1/21 रेशियो. द हाउस होल्ड हैज़ unimproved or no sanitation facility or it is improved but shared with other household.
Next is drinking water 1 by 21. The household does not have access to improved drinking water or safety drinking water at least a 30-minute walk from home as a road trip. Next is electricity 1 by 21 ratio. The household has no electricity. अगला housing. The household has inadequate housing, that is, the floor is made up of natural material or the roof or wall are made up of rudimentary material. Next is assets 1 by 21 इसका भी रेशियो है. The household does not own more than one of these assets like radio, television, telephone, computer, animal, cart, bicycle, motorcycle or refrigerator and does not own a car or a truck. Next is bank account, इसका भी रेशियो 1 by 21 है. तो no household member has a bank account or a post office account. यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है काइंडली नोट पर कैपिटा इनकम, लिटरेसी रेट एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर नॉट इंक्लूडेड एज इंडिकेटर ऑफ एमपीआई. ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जी ग्लोबल एमपीआई 2023 क्या था? तो रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई सिंस 2010. एमपीआई ट्रैक्स डिप्राइवेशन इन 10 इंडिकेटर्स अक्रॉस 110 कंट्रीज. इसमें 1.1 बिलियन इन 110 कंट्रीज रिमेन मल्टी डायमेंशनली पुअर. नियरली 2/3 ऑफ ऑल पुअर पीपल, दैट इज 730 million, live in middle income countries and low income countries constitute only 10% of MPI. डाइट बेनिफिट ट्रांसफर, अगला है डीबीटी. तो न्यूज़ में क्यों था? तो गवर्नमेंट हैज सेव्ड ₹2.73 लाख करोड़ ऑफ टैक्स पेयर मनी फ्रॉम 2014 से 2023 बाई अडॉप्टिंग डाइट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी टू सेंड मनी टू टारगेटेड बेनिफिशरीज एंड वीडिंग आउट बोगस अकाउंट. अबाउट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी क्या है? तो ऑब्जेक्टिव इसका है ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड टर्मिनेट पिल्फरेज फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड. लॉन्च कब हुआ था? इट वॉज रोल्ड आउट इन 2013 इन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स. लेटर इट वॉज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री इन 2014. स्कीम अंडर डीबीटी क्या है? तो कैश ट्रांसफर. एग्जाम्पल में पहल, मनरेगा, एनसैप, ईटीसी. इन काइंड ट्रांसफर में क्या होगा? तो गिवन बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल थ्रू एन इमीडिएट एजेंसी. एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस. अदर ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल functionaries who help in facilitation of various government scheme till the last mile. एग्जाम्पल है आशा वर्कर अंडर एनएचएम, आंगनवाड़ी वर्कर अंडर आईसीडीएस ईटीसी. नोडल एजेंसी इसका क्या है? तो डीबीटी मिशन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट अंडर सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन एंड पीजी. डिसबर्समेंट आर चैलेंज थ्रू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस. Aadhaar requirement. Aadhaar is not mandatory in DBT scheme. Since Aadhaar provides a unique identity and is useful in targeting the intended beneficiaries, Aadhaar is preferred and beneficiaries are encouraged to have Aadhaar. Key enabler for DBT क्या है? तो जैम, जनधन, आधार एंड मोबाइल ट्रिनिटी. enabled transfer benefit in a leakage proof, build targeted, cashless and timely manner. Business correspondent BC infrastructure ensure that payment are disbursed to the beneficiaries on time at their doorstep and of full value. पेमेंट बैंक क्या हो जाएगा? तो increases the penetration level of financial services in remote area of the country. मोबाइल मनी क्या होगा? तो डेवलप a comprehensive ecosystem for cashless transaction over a mobile platform using Aadhaar as a identifier. अगला है सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs. न्यूज़ में क्यों था? तो रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस दैट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग विल कवर 2 crore वुमेन अंडर द लखपति दीदी स्कीम विच एम टू इनकरेज देम टू स्टार्ट माइक्रो एंटरप्राइजेस. अबाउट लखपति दीदी स्कीम क्या है? तो लॉन्च हुआ इन 2023 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. ऑब्जेक्टिव क्या है? इनेबल रूरल SHG वुमेन टू अर्न एटलीस्ट ₹1 लाख पर एनम. अप्रोच इसका क्या है? तो इट इज़ बेस्ड ऑन अ वुमेन लेड डेवलपमेंट अप्रोच. एक्टिविटीज़ कवर्ड में क्या होगा? तो वुमेन वुड बी ट्रेन्ड इन स्किल्स लाइक प्लम्बिंग, LED बल्ब मेकिंग एंड ऑपरेटिंग एंड रिपेयरिंग ड्रोन्स एमंग अदर. अबाउट SHG ग्रुप्स. सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है? तो इसके बारे में देख लेते हैं. सेल्फ हेल्प ग्रुप इज अ विलेज बेस्ड फाइनेंशियल intermediary committee usually composed of 20-30 local women. It is a voluntary in nature. India has around 1.2 crore SHGs, 88% of them all women based. SHG success story includes कुदुम्बश्री in Kerala, जीविका in Bihar, महिला आर्थिक विकास
महामंडल इन महाराष्ट्र एंड लूम्स ऑफ लद्दाख। ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इन एन एस एच जी ऑल मेंबर ऑफ अ ग्रुप टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ लोन दैट एन इंडिविजुअल मेंबर्स टेकन। सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन कवरिंग 100 मिलियन हाउस होल्ड। वुमेन एम्पावरमेंट क्या हो जाएगा, 84% आर एक्सक्लूसिवली वुमेन ग्रुप। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या हो जाएगा, तो ट्रेनिंग इन फाइनेंशियल लिटरेसी। पॉवर्टी एलिवेशन क्या हो जाएगा, इनकम फ्रॉम सेकेंडरी एक्टिविटीज इनकम इन increase in income and saving by 19% and 28% respectively. Decline in share of informal loan by 20%. मेजर इनिशिएटिव टू प्रमोट एसएचजी क्या है, तो पहला इनिशिएटिव है, फिर ईयर या एजेंसी है, और की फीचर्स है। तो इसमें पहला हो जाएगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, DAY-NRLM। तो ईयर हो जाएगा 2011 एज NRLM, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। की फीचर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग इन रूरल पुअर वुमेन इनटू एसएचजी एंड कंटिन्यूसली नरिशिंग एंड सपोर्टिंग देम, रीनेम्ड एज DAY-NRLM इन 2015। नेक्स्ट इज स्टार्ट अप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम SVEP, 2016 में हुआ, सब स्कीम अंडर DAY-NRLM हेल्प SHG टू सेट अप इंटरप्राइजेज एट द विलेज लेवल इन नॉन फार्म सेक्टर्स। अगला महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP, 2011 में शुरू हुआ, सब स्कीम था अंडर DAY-NRLM। एम्पावरिंग वुमेन इन एग्रीकल्चर बाय मेकिंग सिस्टमैटिक investment to enhance their participation and productivity, also create and sustain their agriculture based livelihood। अगला दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना DDU-GKY, 2014 में लॉन्च हुआ, सब स्कीम अंडर DAY-NRLM, स्किलिंग द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यूथ बिटवीन द एज 15 and 35 ईयर्स। अगला वोमनिया इनिशिएटिव, 2019 में शुरू हुआ, द गवर्नमेंट ऑफ मार्केट प्लेस जेम के द्वारा टू इनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर ऑन द जेम पोर्टल। अगला है सेंटर सेक्टर स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ड्रोन टू वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHGs, 2023 में शुरू हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा टू प्रोवाइड ड्रोन टू 15,000 सेलेक्टेड वुमेन SHG ड्यूरिंग द पीरियड 2023-24 to 2025-26 फॉर प्रोवाइडिंग रेंटल सर्विसेज टू फार्मर फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज। अगला SHG बैंक लिंकेज SHGBL प्रोजेक्ट, न्यूज़ में क्यों था, तो एज पर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द बैंक लोन ऑफ अबाउट 7.68 लाख करोड़ हैज़ बीन एक्सेस्ड बाई SHGs एज ऑफ नवंबर 2023 सिंस फाइनेंशियल ईयर 2013-14 अंडर द SHGBL प्रोजेक्ट। अबाउट SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम क्या है, तो इट इज सेविंग्स लेड माइक्रो फाइनेंस मॉडल लॉन्च्ड बाई नाबार्ड इन 1992। Under this program, bank were allowed to open saving account, accessing credit to subsidized rate of interest for self-help group SHGs। Components of SHGBL क्या है, तो ट्रेनिंग एंड sensitization of bank branch manager, training and positioning of bank shakhas in rural bank branch, initiate community based prepayment mechanism CBRM in rural bank branches, create link of SHGs। फेज डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम क्या है, तो फेज 1 में था 1990 से 2005। नाबार्ड एक्टेड एज ए कैटलिस्ट and RBI allowed bank to lead the SHG, however lending was primarily subsidized driven। अगला फेज 2 2006 से 2012 तक, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट अवे फ्रॉम टारगेटिंग इंडिविजुअल टू ग्रुप ओरिएंटेड लीडिंग अप्रोच। फिर फेज 3 2012 से प्रेजेंट तक, लॉन्च बाय DAY-NRLM was dedicated agriculture and professional manpower support, removal of capital subsidy and introduction of interest subsidy। रिलेटेड न्यूज़ क्या है, तो माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया, रिसेंटली ए रिपोर्ट टाइटल्ड माइक्रो मैटर्स माइक्रो व्यू वाज रिलीज्ड बाय माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क MFIN। MFIN is an association of non-bank finance company microfinance institutions NBFC MFIs established in 2009। It is an umbrella body of microfinance institution MFIs of the country। Microfinance refers to the financial services provided to low-income individual or group who are typically excluded from traditional banking।
द की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या है, तो NBFC MFIs followed by banks are the largest provider of microcredit amongst other regulated entities. MFI's gross non-performing asset (NPA) decreased from 5.6% in financial year 2022 to 2.7% in financial year 2023. The share of East and Northeast state fell to 34.9% from 37.7% from last year. अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल पॉलिसी। इसमें पहला न्यूज़ है स्टेट फाइनेंस। तो न्यूज़ में क्यों था, तो रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश्ड एन एनुअल रिपोर्ट टाइटल्ड स्टेट फाइनेंस ए स्टडी ऑफ बजट ऑफ 2023-24। द थीम ऑफ द रिपोर्ट इज रेवेन्यू डायनामिक एंड फिजिकल कैपेसिटी ऑफ इंडियन स्टेट। की फाइंडिंग ऑफ द रिपोर्ट क्या था, तो कैपिटल आउटले इज बजटेड टू इंक्रीज बाय 42.6% इन 2023-24 to 2.9% of GDP. Debt GDP ratio of a state declined from 31% at end March 2021 to 27.5% by end March 2023, supported by fiscal consolidation. States' consolidated gross fiscal deficit to gross domestic product GFD या GDP रेशियो डिक्लाइंड फ्रॉम 4.1% इन 2020-21 to 2.8% इन 2021-22, लेड बाई अ मॉडरेशन इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड एन इंक्रीज इन रेवेन्यू कलेक्शन. Increased tax buoyancy with implementation of goods and services tax (GST). Tax buoyancy क्या है, refers to the responsiveness of tax revenue received to changes in national income. Tax buoyancy greater than 1 signifies that tax revenue grows at a faster rate than the growth of national income. NK Singh Committee recommendation क्या है, the combined debt to GDP ratio of the center and state should be brought down to 60% by 2023, comparing to 40% for the center and 20% for the state. The committee suggested incorporating escape clauses that allow deviation from the fiscal target under specific circumstances such as national security acts as war, national calamities, etc. अगला है स्टेट्स कैपेसिटी एक्सपेंडिचर। न्यूज़ में क्यों था, तो द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज अप्रूव्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ऑफ ₹56,415 crore in 16 states under the special assistance of states and capital investment 2023-24 यूनियन बजट 2023-24 में। अबाउट द स्कीम क्या है, तो जेनेसिस सिमिलर स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2020-21 इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। ऑब्जेक्टिव क्या था, टू बूस्ट टू कैपिटल स्पेंडिंग बाय स्टेट टू हैव अ हायर मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। असिस्टेंस क्या हो जाएगा, 50-year इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू an overall sum of 1.3 lakh crore to the states. पार्ट्स क्या हो जाएगा, टोटल 8 पार्ट। पार्ट 1 में हो जाएगा जनरल एलोकेशन हैज़ द लार्जेस्ट एलोकेशन दैट इज 1 लाख करोड़। अदर पार्ट आर आइदर लिंक्ड टू रिफॉर्म और आर फॉर सेक्टर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स। अदर पार्ट ऑफ द स्कीम कौन कौन सा, तो पार्ट 2 में हो जाएगा इंसेंटिव्स फॉर स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स। तीसरा पार्ट अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म। फोर्थ पार्ट इज फाइनेंसिंग रिफॉर्म इन अर्बन लोकल बॉडीज। फिफ्थ पार्ट हाउसिंग फॉर पुलिस पर्सनल within the police station area. Sixth part is construction of Unity Mall to promote national integration. Seventh part is children and adolescent libraries and digital infrastructure. Eighth part is incentive for implementing timely release of CSS funds by state government to vendor and beneficiaries. The amount under part 1 has been allocated among state in proportion to their share of central taxes and duties as per the award of the 15th Finance Commission. Trends in capital expenditure capex by state. Capex growth remained the same in financial year 2023 compared with 29% growth in financial year 2022. The expenditure by states or subsidies rose at a faster pace even as their capital spending slowed down in financial year 2023. Capex, also known as capital expenditure, is the part of government spending that goes into the creation of assets like school, colleges, hospital, roads, bridges, dam, railway link, airport and seaports. Capex target क्या है, according to the study by the Bank of Baroda, 25 states have collectively achieved 76% of their capex target in financial year 2023. Capital outlay GDP ratio. The states
कैपिटल आउटले जीडीपी रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव फ्रॉम 2.3% 2021-22 टू 2.9% in 2022-23. Centers support to a state to increase capex. Early release of funds. The center has also been releasing tranches of tax devolution easily to help states front loads capex rather than will wait till end of the fiscal. The central government has regulated states borrowing under Article 293 of the Constitution from financial year 2023. The center targeted the center triggered borrowing norms for the state by including off-budget liabilities as part of the state's annual net borrowing ceilings. Production Linkage Incentive (PLI) scheme. It is providing capital expenditure linking incentive to 15 key sectors. अगला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है पब्लिक डेट. तो न्यूज़ में क्यों था, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज इन इट्स एनुअल आर्टिकल 4 consultation report has highlighted that India's public debt to GDP ratio at the general government level has barely increased from 81% in 2005-06 to 84% in 2021-22 and back to 81% in 2022-23. More on the news क्या है, तो under Article 4 of the IMF's article of agreement, the IMF holds bilateral discussions with members usually every year. The report suggests that Indian growth is expected to remain strong, supported by macroeconomic and financial stability. About public debt क्या है, तो public debt denotes liabilities payable by the central government which are contracted against the Consolidated Fund of India as provided under Article 292 of the Constitution. Current status of public debt in India क्या है, तो central government's public debt stood at 57.1% of GDP at the end of March 2023. General government debt was 81% of GDP in 2022-23. General government debt represents the indebtedness of government sector, central and state governments and UTs with legislature. Internal debt constituted 94.6% of the public debt at end March 2022. पब्लिक डेट क्या है, तो पहला है इंटरनल डेट, दूसरा है एक्सटर्नल डेट. इंटरनल डेट दो तरह का होता है, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आता है जी सिक्योरिटीज, टी बिल्स, ट्रेजरी बिल्स एंड कैश मैनेजमेंट बिल्स. नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज में आएगा इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स, सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स etc. एक्सटर्नल डेट में हो जाएगा मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डेट इज फ्रॉम multilateral agencies such as IDA, IBRD, ADB etc. Reasons and implication of higher public debt. तो रीज़न क्या है और उसका इम्प्लीकेशन क्या है, तो रीज़न में देखते पहला है फिजिकल स्टिमुलाई टू सपोर्ट द इकोनॉमी ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक. सेकेंड रीज़न, इंडिया हैज़ बीन इन्वेस्टिंग सिग्निफिकेंटली इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. थर्ड रीज़न, एक्सटेंसिव सोशल वेलफेयर प्रोग्राम विदाउट corresponding revenue stream can lead to increased borrowing to fund this program. Fourth is increased cost of servicing interest debt. Implication क्या हो जाएगा, तो limits physical resources for meeting emergencies priorities like climate change adaptation, green transition etc. High interest payment account for 5% of GDP in India, roughly twice the emerging market and developing country average, leads to a crowding out effect, that is a reduction in private investment spending due to increased interest rates. रिलेटेड न्यूज़ इसमें क्या है, तो वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट ऑन एक्सटर्नल डेट. क्या रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड बैंक रिलीजेज इस एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट IDR 2023. द रिपोर्ट एनालाइजेज एक्सटर्नल डेट स्टैटिस्टिक्स फॉर 112 लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज LMICs की हाईलाइट क्या है, तो हिस्टोरिक राइज इन डेट, पब्लिक एंड publicly guaranteed PPGs debt service payment by LMICs totaled $443.5 billion in 2022. Debt service cost क्या, तो due to rising interest rate and unfavorable exchange rate movement, servicing external debt could become burdensome. India's debt service was 2% of the GNI in 2022. Crowding out of priorities, debt servicing could crowd out spending on other development priorities, health, education etc. Outflow of money क्या, due to a tighter
Monetary policy in advancing economies. Investors found attractive return in US and European bond markets. अगला टॉपिक है ऑफ बजट बोरोइंग क्या है। तो न्यूज़ में क्या था, तो सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्राम CSEP recently released a report on off budget borrowing OBB by Indian government. About OBBs क्या है, तो OBBs refers to borrowing that are not reflected in budget even though budgetary resources will have to be used for their repayment. Thus OBB is not part of calculation of fiscal indicator despite fiscal implications. OBB are taken not by government directly but by another public institution or its direction. For example, loan from FCI for paying food subsidy bill. This practice is discontinued from financial year by 2021. Reasons for resorting to OBB. Bypass fiscal deficit target under the FRBM at 2003. Avoid borrowing limits under Article 293 Clause 3 of the Constitution. Article mandates a state to take consent of the center before raising any loan if they have any outstanding loan to the center or loan where the center is the guarantor. Avoid delay in center grants or reduction in other source of revenue. Implication of higher OBB क्या है, तो a hidden liability that may lead to a debt trap for the government. Adversely affects the accountability as it is generally scrutinized. Method of OBB क्या है, तो नेशनल सर्विंग स्कीम, गवर्नमेंट फुली सर्व्ड बॉन्ड, डोमेस्टिक फॉरेन मार्केट बोरिंग etc. अगला न्यूज़ है करंट अकाउंट डेफिसिट CAD। तो न्यूज़ में क्यों था, तो CAD widened to $9.2 billion from $1.3 billion in Q1 of financial year 2024, although later it declined to 1% of gross domestic product GDP in Q2 2023-24. About central account deficit CAD क्या है, तो balance of payment BOP records the transactions in goods, services and assets between residents of a country with the rest of the world for a specified time period, typically a year. Current account is one of the two accounts in the balance of payment POP. It records export and import in goods and services and transfer payments of a country. Transfer payment are receipts received by a resident for free without any present or future payment in return. It includes remittance, gifts and grants. Capital account is the second account recording all international purchases and sale of assets such as money, stocks, bond, etc. for a specified time, usually a year. बैलेंस पेमेंट BOP क्या है, तो करंट अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट है। करंट अकाउंट इज टू टाइप्स, विजुअल एंड इनविजुअल। विजुअल में हो जाएगा क्रूड ऑयल, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, गोल्ड etc. इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। इनविजुअल में हो जाएगा सर्विसेज, इनकम, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड और ट्रांसफर, रेमिटांसेस, डोनेशंस एंड गिफ्ट। कैपिटल अकाउंट में हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, FDI एंड FII, और हो जाएगा लोन, गवर्नमेंट हो जाएगा एक्सटर्नल, कमर्शियल बोरोइंग हो जाएगा और बैंक अकाउंट हो जाएगा NRIs के। रीजन बिहाइंड इंडियाज इंक्रीज्ड CAD, हायर ट्रेड डेफिसिट, increased import and decreased export has contributed significantly to the widening of CAD. Services receipt declined. Net services receipt decreased primarily due to reduced export of computer, travel and business services. Impact of global factors. Slowing global growth has implications for India's export-oriented services and remittances, adding to the challenges in maintaining a lower CAD. Rising oil prices. Anticipated increase in oil prices is expected to further widen the merchandise trade deficit. Higher oil prices contribute to increased import cost, affecting overall CAD. Foreign direct investment FDI declined. Net FDI declined in the financial account, influencing the overall balance. Potential threats for increasing CAD क्या है, तो based on higher historical perspective, India can sustain a CAD of 2.5 to 3% of GDP without getting into an external sectors crisis. इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 में बताया गया था, बट अ डेफिसिट बियॉन्ड दैट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन द फॉलोइंग। तो क्या क्या इम्पैक्ट होगा, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पुल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और लिमिटेड कैपिटल फ्लो। नेक्स्ट इज एक्सचेंज रेट, हायर करंट
account deficit for a long time decreases the global demand of currency and can lead to a situation for free fall in currency exchange rate. Next is inflation. Price instability in turn fuel inflationary concern leading to further reduction in domestic services leading to lower investment of foreign borrowing to fund growth needs. अगला है पेमेंट बैलेंसेस. They can lead to BOP's crisis as was observed in the Asian financial crisis 1997 and the recent Sri Lankan crisis. अगला है डेटेड सिक्योरिटीज. न्यूज़ में क्यों था? द सेंटर हैज़ बोरोड 6.5 trillion from the market for the second half of the ongoing financial year. This market borrowing will finance the government's budgeted fiscal deficit of 5.9% of GDP. What are G6? Government securities are tradable instrument issued by the central government on the or the state government which acknowledged the government's debt obligation. G securities carry particularly no risk of default, and hence are called risk-free gilt-aided instruments. Dated G6 are securities which carry a fixed or floating coupon interest rate which is paid on the face value on half-yearly basis. Generally, the tenure of dated securities rated range from 5 years to 40 years. Other type of G securities क्या है? तो पहला है treasury bills, T-bills. They are short-term debt instrument issued by the center in 3 tenures, namely 91 days, 182 days, and 364 days. They are zero coupon securities and pay no interest. Instead, they are issued at a discount and redeemed at the face value at maturity. Cash management bills, CMBs. CMBs are similar to T-bills but are issued for maturities less than 91 days. अगला स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, SDLs. SDLs are dated securities issued through normal auction by the state government similar to dated G securities. How are the G securities issued? कैसे इशू किया जाता है? तो इसका मैकेनिज्म है. G securities are issued through auctions conducted by RBI on its electronic platform called the e-Kuber. पार्टिसिपेशन कौन होता है? तो कमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल्ड अर्बन कमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी डीलर्स, इंश्योरेंस कंपनीज एंड प्रोविडेंट फंड हु मेंटेन फंड्स अकाउंट, करंट अकाउंट एंड सिक्योरिटीज अकाउंट विथ RBI are member of e-Kuber and take part in the auction. Foreign portfolio investors, PFIs and corporates are also allowed to participate in G securities market. This is done within the quantitative limits prescribed from time to time through scheduled bank or a primary dealer or a specified sector exchange. The RBI conducts open market operations OMOs by way of sale of purchase of G securities to or from the market with an objective to adjust the rupee liquidity condition in the market on a durable basis. Risks associated with dated securities. G security में रिस्क क्या क्या है? तो पहला है मार्केट रिस्क. Arises out of adverse movement of price of the securities due to changes in interest rate resulting in valuation losses. Next is reinvestment risk. It is the risk where future proceeds like coupon payment or debt principal will need to be reinvested at a lower interest rate compared to the original yield. Liquidity risk क्या होता है? It is inability of an investor to liquidate या sell his holding due to non-availability of buyer of the security. Recent news में क्या था? तो bond yield. Related news में bond yield. Recently, RBI decision for open market operation OMO sale of government securities G-Sec triggered a spike in bond yield is to their highest level in financial year 2023-24. A bond yields is the return an investor expect to receive each year over its term to mature. This yield is also commonly referred to as an interest rate or the cost borrowing to an issuer. The yield of a bond is inversely related to its price. When the price of a bond falls, yield rises. बॉन्ड yield नीचे जाएगा, बॉन्ड प्राइस ऊपर आएगा. बॉन्ड yield ऊपर आएगा तो बॉन्ड प्राइस नीचे जाएगा. यहाँ पे ग्राफ से बताया हुआ है. नेक्स्ट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST. तो न्यूज़ में क्या था? तो 50th GST काउंसिल मीटिंग imposed
a GST of 28% on online gaming, horse racing and casino. Key highlight क्या है तो key tax rates 28% tax applied on an initial amount paid upon entry, not on a total value of each bet placed. Cover both game based on both skill and chances. A TDS of 30% is deducted from the winning in both game types. Tax on offshore online game firms. Such companies will have to register themselves with the GST authorities and pay the tax to offer their services to Indian gamers. Amendment to the Integrated GST Act 2017 will be made to enforce this. Types of online game क्या हो तो game of skill, games in which the outcome depend on the player's expertise, practice and experience and not merely on chance. Game of chance क्या होगा तो game in which the outcome is decided by randomized events and treated similarly to betting, gambling and horse racing. About goods and service tax, GST क्या है तो GST is a single domestic indirect tax law for the entire country. It is multi-state destination based tax that is laid on every value addition. It came into effect on 1st July 2017. 101st Constitutional Amendment replacing indirect taxes in India such as the excise duty, VAT, service tax, etc. The idea of a nationwide GST in India was first proposed by the Calicut Task Force or Indirect Tax in 2020. In 2000, Praditin, a web-based daily performance management system for GST was recently established in Central Board of Indirect Tax and Customs CBIC. GST structure क्या होगा तो Central GST CGST is collected by the central government on an interstate sale. Revenue is shared equally between the center and the state. State GST क्या होगा SGST. It is collected by the state government on an intrastate sale. Revenue is shared equally between the center and the state. Interstate GST IGST. It is collected by central government for an interstate sale. The center shares the IGST revenue with state based on the destination of goods. नीड फॉर GST में क्या क्या हो जाएगा तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल नेशनल मार्केट, कॉम्प्लिकेटेड टैक्सेशन रेजिम, इश्यूज लाइक टैक्स कैस्केडिंग, नीड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, लिमिटेड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड हाई कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन. इंस्टीट्यूशन या बॉडी ऑफ GST कौन कौन सा है तो एक नज़र में देख लेते हैं. पहला GST नेटवर्क GSTN. GSTN इज अ not for profit company was created to provide the IT backbone for the GST system, including taxpayer registration, return filing and tax payment. GSTC has approved the conversion of GSTN into a government company. Hence 100% of shareholding is held by government, 50% with union government and 50% jointly with the state government and UTs in GSTN. Next is GST Appellate Tribunal GSTAT. GSTAT is a statutory body under the Central GST Act 2017. It is the forum of second appeal in GST law and the first common forum of dispute resolution between center and state. It is mandated to hear appeals against order passed by appellate authority or reversal authority. Changes introduce central government and service tax. Second Amendment CGST Act 2023. Change in qualification for members of GSTAT allows advocates with at least 110 years of experience to be appointed as judicial member. They must have substantial experience in matter relating to indirect taxes. Minimum age to be applied as a member of president of GSTAT will be 50 years. Increases age limit for president of GSTAT from 67 to 70 years. And for members from 65 to 67 years. GST Council GSTC. GST Council is a constitutional body established by the President under the Article 279A. It is a joint forum for the center and state. चेयरपर्सन कौन होगा तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. मेंबर होंगे इसके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू मिनिस्टर, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड टैक्स और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाई ईच स्टेट गवर्नमेंट.
Decision making through voting. Decision require a 3/4 majority of member present and voting. Center share is 33% of votes cast. The council make decision on various aspects of GST, including tax rates, exemptions, and revenue sharing between the center and the state government. Our next topic is वाइडनिंग टैक्स बेस, जिसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है। और आपको अगर ये PDF में चाहिए तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ हूँ, आप लोग उस पर जाइए, क्लिक कीजिए, ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैं इसका PDF प्रोवाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार के UPSC प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनको भी इसका लाभ होना बहुत ज़रूरी है और वो भी करंट अफेयर में अपने आप को महसूस करें अच्छा। तो मिलता है आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए देखते रहे, रिवाइज करते रहे। जय हिंद, जय भारत।